एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है? न्यूक्लियर बॉम्ब दो तरह के होते हैं, फिशन और फ्यूजन। फिशन का अर्थ होता है किसी चीज़ का टूटना, फ्यूजन होता है किसी चीज़ का जुड़ना। कॉन्सेप्चुअली दोनों एकदम अलग अलग बॉम्ब्स हैं। न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब जो 1945 में आई थिंक 9 अगस्त 6 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी दो जगह यूज़ हुआ है। अमेरिकन्स ने यूज़ किया है जापानीज़ के अगेंस्ट, जिसके ऊपर वो मूवी भी आई थी ओपेनहाइमर। दैट इज बेस्ड ऑन फिशन, जहाँ गीता कोट हुई थी। मैं ये बोलना जरूर। राइट। सो देन ये जो बॉम्ब्स थे, ये पहला बॉम्ब था यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब 6 अगस्त वाला, हिरोशिमा वाला, और सेकेंड वाला था प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब नागासाकी वाला। आई थिंक इनका नाम था फैट बॉय और दूसरे का नाम कुछ और था। एनीवे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो ये जो यूरेनियम और प्लूटोनियम जो दोनों पदार्थ हैं, यूरेनियम इज नेचुरली अकरिंग, प्लूटोनियम इज मैन्युफैक्चर्ड। यूरेनियम क्या होता है, एक बहुत ही हैवी मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। तो आप कंपैरिजन अगर आप देखिए तो यूरेनियम का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसका वज़न एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तुलना में करीब 250, 235, 238 गुना होगा, है ना। जैसे कार्बन है, कोयले के तुलना में अगर आप करिए तो कोयले की तुलना में इतना कोयला और इतना यूरेनियम, इसका वज़न तकरीबन 15 गुना होगा इसका। तो इट्स वेरी हैवी। जैसे सोना हैवी होता है ना, चांदी हैवी होता है, उसका भी दुगना चौगुना उतना डेंसिटी की वजह से, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसका, डेंसिटी से ज़्यादा। मॉलिक्यूलर वेट भी है तो हर मॉलिक्यूल का वेट ज़्यादा है, उसमें उसके ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं। किसी भी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा, मान लीजिए इसमें ऊपर तक भर दूँ इस कप को, मॉलिक्यूल्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, एक एक, मान लीजिए कप एक मॉलिक्यूल है यूरेनियम का, उसके ऊपर तक भर दिया एकदम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। अब इसको थोड़ा सा भी अगर झटका लगेगा तो छिटकेगा, ठीक है। इसको झटका हम कैसे लगाते हैं, फिशन कैसे शुरू करते हैं, हम एक न्यूट्रॉन लेते हैं और न्यूट्रॉन से मारते हैं, है ना। इसके बाद थोड़ा सा और न्यूट्रॉन मारा तो इसमें न्यूट्रॉन निकले, वो जो न्यूट्रॉन निकले वो दूसरे कप में मारा, फिर तीसरे कप में मारा, चौथे कप में मारा, और इससे कई निकले न्यूट्रॉन तो इससे 3 निकलते हैं, 3 छिटकते हैं जब एक बार इसको स्ट्राइक करते हैं, उससे 3 कप मैंने और छिटकाए, उससे 3 और, तो 3, 27, 81, 243, चेन रिएक्शन। दिस इज चेन रिएक्शन, करेक्ट। और ये न्यूट्रॉन का इस्तेमाल, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करके करते हैं। पहला ट्रिगर हमें एक छोटे से बॉम्ब से देना पड़ता है। न्यूक्लियर बॉम्ब इतना बड़ा होता है लगभग, ठीक है। उसके ऊपर केसिंग होती है, वो उतना बड़ा कर देती है उसको, क्योंकि लेड की केसिंग चाहिए उसमें उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट प्लूटोनियम तो और भी छोटा होता है, तो प्लूटोनियम तो टिफिन बॉक्स में आ जाएगा। जितना नागासाकी में प्लूटोनियम गया था, वो पूरा प्लूटोनियम, मैं आपको फोटो दूंगा उसकी, एक टिफिन बॉक्स में आ जाता है, ठीक है। तो इतना सा प्लूटोनियम लगता है, बाकी सब उसको ट्रिगर करने का, कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। अब चेन रिएक्शन तक आप समझ गए, यू गुड विद चेन रिएक्शन। यू नो यूरेनियम, यू नो प्लूटोनियम, यू नो दोनों ही बहुत हैवी होते हैं। यूरेनियम नेचुरल होता है, प्लूटोनियम बनाना पड़ता है, इनको प्योरीफाई करना पड़ता है। जिसके पीछे देखिए ईरान के पीछे यूएस पड़ा हुआ था कि सेंट्रीफ्यूजेस लगाए हैं, तो वो एटॉमिक एजेंसी जाकर के इंस्पेक्ट करती है, आपने सेंट्रीफ्यूज तो नहीं लगा दिया, क्योंकि आप इसको प्योरीफाई करना है यूरेनियम को, मतलब यू हैव टू बी लाइक हाईली प्योरीफाइड यूरेनियम चाहिए। तो सारी इम्प्योरिटी हटाने का एक ही तरीका है, उसको एक वॉशिंग मशीन के टब की तरह आप इसको जोर जोर से नचाओ, तो जो हैवी पार्टिकल होता है वो अलग स्पीड से बाहर जाता है, जो लाइट पार्टिकल होता है वो अलग स्पीड से बाहर जाता है, तो अलग अलग जगह गिरते हैं। आप टिपिकली जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रायर काम करता है, आपका उसी का एक मेगा फॉर्म इज यूरेनियम प्योरिफिकेशन। जो पावर प्लांट में यूरेनियम यूज़ होता है वो ज़्यादा प्योर नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें चेन रिएक्शन आपको रैपिडली, अगर 3-3 पार्टिकल नहीं निकलते हैं, कभी एक निकलता है, कभी 2 निकलता है, तो भी ठीक है, क्योंकि आपको कम रिएक्शन चाहिए एनीवेज। लेकिन बॉम्ब में आपको प्योर चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल ब्लास्ट करना है, कम टाइम में बहुत सारी एनर्जी निकलनी है। सो यू टेक दिस थिंग, जैसे अमेरिका ने किया, उसको लेकर के गए और उसको जनरली उसको एयर बर्स्ट करते हैं। सो यू डोंट डू अ ग्राउंड पे इम्पैक्ट करके बर्स्ट नहीं होता, उसको हवा में 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर की हाइट पे यू बर्स्ट इट, तो बॉम्ब गोज ऑफ। उससे उसका इम्पैक्ट एरिया बढ़ जाता है। अगर ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा कर देगा और पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब विध्वंसकारी नहीं होगा, कम लोग मरते, है ना। तो अमेरिकन रियलाइज इट, सो दे, कहीं मैं पढ़ता था 11.9 किलोमीटर सतह के ऊपर
अगर ब्लास्ट करो तो मैक्सिमम हाँ, तो इम्पैक्ट होता है। जितना there's a depends on how big your bomb is, क्योंकि एक स्फीयर होगी ना, तो एक आप मान सॉरी लीजिए 119 मीटर था शायद, मैं ट्रोल हो रहा हूँ, हाँ, मैं गलत 11 नंबर। किलोमीटर तो नहीं होगा, हाँ बट 1 किलोमीटर के कम की रेंज में होगा, हाँ। और वो डिपेंड्स कितना बड़ा बॉम्ब है आपका। सो अगर आप एकदम यहाँ करेंगे तो जो एक जो प्रेशर वेव है वो तो ग्राउंड में अब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आप यहाँ करेंगे तो जो प्रेशर वेव निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, ज़्यादा एरिया तक जाएगी। सो डिपेंड्स ऑन हाउ पावरफुल योर बॉम्ब इज। पहला जो स्टेप होता है वो तो एक्सट्रीम हीट का इवेंट होता है, जहाँ फटता है उसके तकरीबन 2 किलोमीटर के अंदर अगर आपका छोटा बॉम्ब है, अब तो वो हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब तो बच्चे हो गए हैं प्रेजेंट बॉम्ब्स के आगे, बट उसकी अगर हम बात करें तो 1-2 किलोमीटर तक तो इंस्टेंट इंसिनरेशन और वेपराइजेशन हो जाता है। मतलब अगर यहाँ फटेगा तो ये जितना ये टेबल में आप ये कप सब कुछ वेपराइज हो जाएगा, लोहा भी वेपराइज हो जाएगा। इनफैक्ट देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, एक दीवार है उसके आगे वो बैठा था सीढ़ियों पे, वो आदमी वेपराइज हो गया, वो दीवार समहाउ बच गई क्योंकि वो टू क्लोज थी। अगर वो थोड़ी दूर होती तो वो भी फट जाती, लेकिन वो एक दीवार खड़ी है अभी भी, उसकी फोटो है आज भी, और आप अगर हिरोशिमा में जाएंगे यू कैन सी इट। उस आदमी की जो शैडो है वो उस दीवार पर चिपक गई है, इम्प्रिंट हो गई है। इम्प्रिंट हो गई, क्योंकि वो जो तेज रोशनी आई उसकी वजह से दीवार का तो रंग उड़ गया, लेकिन जिस पोर्शन पे वो आदमी की छाया पड़ रही थी वो रंग नहीं उड़ा, तो वहां पे वो उसका डार्क शैडो बन गई, वो आदमी वेपराइज हो गया, वो वॉल एकदम वाइट हो गई, लेकिन उस आदमी की शैडो इज स्टिल अलाइव। वाओ, दैट इज द पावर ऑफ अ बच्चा न्यूक्लियर बॉम्ब। और ये तो 2 किलोमीटर में हुआ, उसके बाद ये तो इंसिनरेट हो गया, उसके बाद बाकी जगह पे मैसिव हीट से कई किलोमीटर 10-12 किलोमीटर तक नथिंग सर्वाइव्स। उसके बाद रेडिएशन जो और दूर तक जाती है, इस मेगा रेडिएशन से कुछ लोग हेविली इंजर्ड होते हैं, कुछ लोग इंस्टेंटेनियसली मर भी जाते हैं। आँख वाँख जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कभी होता है, जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो पहले कहते थे आँख अपनी बंद करके किसी टेबल के नीचे घुस जाओ, और अगर समय है तो कोई गीला कपड़ा ले लो, क्योंकि आँख एंड एनी सॉफ्ट टिश्यू गेट्स डैमेज फर्स्ट। अब इसके अलावा जब ये सब खत्म होता है, महज अब ये सब सेकंडों में हो रहा है, 1 सेकंड का काम है, फिर आती हैं प्रेशर वेव्स। बिकॉज ये विस्फोट हुआ तो प्रेशर वेव आएगी एयर की, वो प्रेशर वेव जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। वो इतनी ज़्यादा एयर की प्रेशर वेव होगी, पूरा एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर वेव निकलेगी और वो कई किलोमीटर तक जाएगी। तो पहली जो वेव है पहली तो हीट की वेव है, वो सिर्फ हीट की वेव वो है। पहली हीट वेव है, सेकंड वेव इज प्रेशर वेव, और उसकी सब्सिक्वेंट वेव्स आती हैं, फिर प्रेशर की कई वेव्स आएंगी। सो पहली जो हीट वेव आएगी वो जितनी ऑर्गेनिक लाइफ है उसके रेडियस में उसको वेपराइज कर देगी आसपास, और जो दूर है थोड़ी उसको जला देगी, उसको जला आग देगी, लग जाएगी, आग लग जाएगी। फिर एक सेकंड वेव आएगी। कितना डिफरेंस होता है टाइम का? दिस ऑल हैपेंस इन अ सेकंड। ये तो सेकंडों का खेल है। आपने मशरूम क्राउड देखा है? हाँ, मशरूम क्राउड ऐसे उड़ता है, हाँ, उसके नीचे अगर आप देखिए तो ऐसे रिंग्स बनी है, यस, दोज आर प्रेशर रिंग्स, वो प्रेशर वेव्स है। मशरूम क्राउड तो जहाँ से वो फटा, हाँ, उधर से निकला, ठीक है, और ये प्रेशर वेव्स हैं, ये हाँ। आती रहेंगी अगले कुछ सेकंड तक, ये प्रेशर वेव्स आएंगी, और ये प्रेशर वेव इंसान को तो डैमेज करती हैं, बट ये बिल्डिंग्स भी गिरा देंगी। सो दैट्स हाउ वो जो आपको दिखता है ना सपाट हो गया पूरा एरिया, हाँ, वो ऐसी सपाट हो जाता है क्योंकि ये प्रेशर वेव निकलती है। yes. हाँ, It's like an earthquake, but atmosphere से आ रहा है। हाँ, So those kind of things. Of course, there are ground pressure waves जो earthquake तरह आती हैं. So this is the impact of a nuclear bomb.